सीताराम भाई सभी को जय हिंद नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर बिहार एसएससी का यहाँ पर कितना तक कर चुके थे? प्रैक्टिस पेपर 5 तक कर चुके थे। आप लोग नहीं देखें ये वीडियो तो ज़रूर 5 वीडियो पिछला वाला देख लीजिएगा। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पेपर है जो सेट नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। जीके जीएस की सिर्फ सफाया करने वाले हैं यहाँ पर जीके जीएस का। तो यहाँ पर सब कुछ त्याग दीजिए। यहाँ पर 90 दिन के लिए 90 दिन और बचा है, तो इसको पूरा कंठस्थ कर लेना है इसको। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा नंबर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पर गौतम बुद्ध हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फटाफट हम लोग रिवीजन टाइप पे यहाँ पर सेट मार रहे हैं। जीके जीएस का एक तरह से सफाया कर रहे हैं एक तरह से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो गदर पार्टी से है। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो गदर पार्टी से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर काकेरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? काकेरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो 1925 में हुआ था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी 1925। काकेरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? 1925 में हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो 1925 में हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? 1925 में हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई। जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई। 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोर्वो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोर्वो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोर्वो में हैदर अली को हराया था? तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 7 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो चित्र है लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1871 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। ये 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यहाँ पे बी नंबर आंसर से 1, 3, 4 सही है। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए और नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किस को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। ये सबको किया गया था, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इसको किया गया था और इसको नहीं किया गया था, समाजवादी को नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाग 4।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो भाग 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची में हटा दिया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि खाली स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग के चुने जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो 15 का यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी राज्य संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 1949 इसका बिल्कुल राइट आंसर, 1949 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो 24 को तिली है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ है? तो 24 को तिली है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा, तो वही राइट आंसर ना हो जाएगा क्या? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमि के मध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं समताप रेखा कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी ये है? इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रकार से भी हम समझेंगे दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 70% भाग जलमंडल में शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 70% जल से घिरा हुआ है। समझिए 30% में हम लोग यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा की तरह काँव काँव कर रहे हैं। चलिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो किस राज्य से भी गुजरती है? तो राजस्थान से भी गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के नाथुला दर्रा खाली स्थान राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा खाली स्थान राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा खाली स्थान राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य क्या साधन है? तो परिवहन का मुख्य साधन है रोडवेज। रोडवेज क्या है? परिवहन का मुख्य साधन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खाली स्थान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाज को क्या है? राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। मोटे अनाज को भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाज को क्या है? राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है?
चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हरित क्रांति का जनक कौन है। इसका तो आप लोग का आंसर तो दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिवीजन के लिए आपको पहले इस प्रकार से अच्छा लग रहा है कि बिना आंसर टिक वाला अच्छा लग रहा है, वो कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा। तो जो आप लोग को अच्छा लगा वही हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। हरित क्रांति के जनक क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो गुजरात का सर्वोच्च आबादी वाला है तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। सूरत नहीं मार दीजिएगा, कितना सूरतें मार देगा। भूल भुलाइले काम नहीं करिएगा एग्जाम में, तो गड़बड़ा जाता है, इसे यादों क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। तो सूरत उरत नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन अहमदाबाद हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यदि सरकार कीमत सिल्ली की निर्धारित करती है जो सामान्यतः कीमत से अधिक है तो 31 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका देखिए इसमें टिक नहीं लगा है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। आपको अगर शिकायत होगा कि टिक लगा दिए हैं पहले से, तो क्या बताएं हम, मरका यहाँ पर बन रहे हैं, तो इस प्रकार से होगा शिकायत। तो आप बता दीजिए इसका आंसर 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आप लोग को समय दे रहे हैं, और शिकायत है वैसे में तो नहीं, शिकायत है तो कोई बात नहीं है। क्या शिकायत नहीं है तब तो कोई बातें नहीं है। तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बता दीजिए, तब तो हम भी जानेंगे कि आप लोग शिकायत नहीं है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में अल्पाधिकार में होते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं तो अल्पाधिकार में क्या होते हैं? दो विक्रेता। अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता, अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता, दो विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1930 में सीवी रमन ने खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने किस लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? 1930 में किस लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, भौतिक शास्त्र में। 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो बादलों के पार विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो बादलों के पार क्या है? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या हो जाएगा? घुमरा। घुमरा प्राचीन लोक नृत्य है, घुमरा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय पुनः की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो हैबरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा आयरन। दांतों के उचित निर्माण के लिए लोहा आयरन की क्या आवश्यकता होती है? शरीर में होना चाहिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग बारीकी से समझते जाइएगा और वीडियो को पूरा आग लगा दीजिए वीडियो में। वीडियो को इतना लाइक करिए कि वो लाइक का बटन भ्रष्ट हो जाए, पूरा एकदम परमाणु बम की तरह आवाज़ कर जाए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? पीत रस ना आदमी पिता जाता है, तो पिताने से क्या पीतम्बर खराब हो जाता है। गांव में कहावत ना कहता है कि उतना मत पिता, पीतम्बर खराब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा राइट आंसर ना, यकृत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इसको आप लोग बहुत अच्छा से याद करिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं यहाँ पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी किसका उदाहरण है, तो हड्डी एक उदाहरण है सोनोजी उत्तक का। हड्डी एक उदाहरण है सोनोजी उत्तक का उदाहरण है हड्डी। हड्डी एक उदाहरण है सोनोजी उत्तक का उदाहरण है हड्डी, ठीक है, हड्डी एक उदाहरण है सोनोजी उत्तक का। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव के मुख्य रूप से खाली स्थान होता है, कैंसर होता है। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से खाली स्थान होता है, तो पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक प्रभाव से क्या होता है, कैंसर होता है। कैंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस का अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव किस गैस का अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि आवर्तकाल का सूत्र क्या है, तो आवर्तकाल का सूत्र है 2 पाई √L/G। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए एक लड़के के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा 9.8 जूल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक के है 1/2 kx² हो जाएगा राइट आंसर, 1/2 kx²। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टील। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है, तो पृष्ठ तनाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ जाता है, ऊष्मा अगर बढ़ गया तो ताप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि वास्तविक वस्तु या वास्तविक प्रतिबिंब में से कौन सा बना सकता है। वास्तविक वस्तु या वास्तविक प्रतिबिंब में से कौन बना सकता है, जो वास्तविक वस्तु भी बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, अवतल दर्पण ये काम कर सकता है, ये उसी का लायक है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त युक्ति कहलाती है, तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की उपयुक्त युक्ति क्या कहलाती है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर जनरेटर वैद्युत धारा उत्पन्न करती है, इस समय जितना ऑप्शन में लिखा हुआ है। जनरेटर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न कर देती है, मोटर थोड़ी ना विद्युत धारा उत्पन्न करती है। 57 नंबर क्वेश्चन में है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो पुष्चीरीकरण, पाश्चुरीकरण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। 15 परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोहर वैज्ञानिक। बोहर वैज्ञानिक। देखिए याद नहीं रहेगा, अगर कन्फ्यूजन होता रहता है बहुत कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर बोहर, यहाँ पर ट्रिक बना लीजिएगा, कोरिलेट कर लीजिए इसको, बोहर से कोरिलेट कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है, तो कहीं कोई उदास बैठा रहेगा तो आप यहाँ पर लाफिंग गैस को छोड़ दीजिएगा, N2, सब हंसने लगेगा, लाफिंग गैस को कहा जाता है N2।
चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 7 है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो 7 है। पोटेशियम मोनोऑक्साइड शायद होगा इसका सूत्र। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, क्योंकि प्रतिबल का विकृति से क्या अनुपात अधिक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो टोल्यूएन अभिकर्मक। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, ग्लूकोज के साथ गर्म कर दीजिएगा तो रजत दर्पण बनता है, टोल्यूएन अभिकर्मक। 66 नंबर क्वेश्चन है कि C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें खाली स्थान तो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1759 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1759 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, देखिए अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र का जिला है, महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत, भारत, भारत। 71 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली का राजधानी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, नागर हवेली दमन द्वीप, इसका राजधानी का नाम हो जाएगा सिलवासा। चलिए 71 का कौन हो जाएगा, सिलवासा हो जाएगा। दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम सिलवासा है। सिलवासा भारतीय संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी है। इस शहर को पुर्तगाली शासन के दौरान विला डी पाको द ऑर्कस के नाम से जाना जाता था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में है कि पटका किस देश की मुद्रा है, पटका किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ की मुद्रा है पटका, पटका किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ की मुद्रा है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो भूमध्य रेखा। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है ग्लोब पर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो राजगीर क्या थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 76 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो सदिया और घुबड़ी, सदिया और घुबड़ी को जोड़ता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा
सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक, दूसरा किसी का नहीं जुड़ा हुआ है सिक्किम राज्य से सीमा भारतीय राज्य। 78 नंबर क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। इंदिरा गांधी, तो नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो गाराडी। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। गाराडी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिहार हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टॉक कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ट्यूरिन। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टॉक कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ट्यूरिन में स्थित है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली स्थान में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली स्थान में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1940 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान तो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मिजोरम में स्थित है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो सूर्य पृथ्वी का क्या है, निकटतम तारा है। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि हिमालय ईव किस राज्य में पाया जाता है। जो हिमालय ईव है, हिमालय ईव है वो किस राज्य में पाया जाता है। हिमालयन ईव लिखा हुआ है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन ईव पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग बिहार एसएससी अर्थात मिनी आईएएस ठीक है, इसका हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर छठा आज हम लोग कवर किए हैं ना। छठा कवर किए, उसमें 85 जीके जीएस देखे हैं। अब मैथ रीजनिंग के लिए कहिएगा तो मैथ रीजनिंग भी होगा। तब आप अगर इसका परफॉर्मेंस आप अच्छा दीजिएगा तो आप और सेट देंगे। यहाँ पर बहुत सारा सेट है, 24 को सेट है। भाई 24 सेट हो गया तो नौकरी फिक्स है, नौकरी धैले है एकदम। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, पूरा फैला दीजिएगा। और चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फनी के टाइप में इसे बोल रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।